A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आप सभी परेशान हो रहे हैं कि छात्रावास अधीक्षक में आपका कितना नंबर आएगा और मेरा रैंक क्या रहेगा, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, न जाने कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं। देखो दोस्तों, अंतिम दिनों का समय है और इस समय आपको परेशान होने के बजाय आपकी तैयारी को बेहतर करना चाहिए और एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ आपको संडे को एग्ज़ाम देना है। इस पहलू के लिए मैं कुछ अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, हमारी जो वैकेंसी है वो छात्रावास अधीक्षक के लिए है। इसमें 300 वैकेंसी है, टोटल 300 वैकेंसी। और अगर सीरियस कैंडिडेट की बात करें, इसमें कुल मिलाकर के 6 लाख लोगों ने तो अप्लाई किया है। 6 लाख लोगों ने तो अप्लाई किया है, लेकिन दोस्तों फॉर्म में कोई फीस ना लगने के कारण कम से कम 3 से 4 लाख लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। तो आप ये नंबर देख के बिल्कुल ना डरें। ये नंबर जो है आपकी प्रिपरेशन को डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 1 लाख लोगों से लगभग कंपटीशन है, जिन लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। और इसमें से भी सीरियस पढ़ने वाले आप निकाल लीजिए बिलासपुर से, रायपुर से, दुर्ग से, सरगुजा से और बस्तर से। यहाँ से लगभग 5 से 10 हज़ार, रायपुर से लगभग 5 से 10 हज़ार, सरगुजा से 5 हज़ार, दुर्ग से 5 से 10 हज़ार, बस्तर से 5 हज़ार। कुल मिला के दोस्तों आपकी लड़ाई जो है लगभग 50 हज़ार लोगों के साथ। और 50 हज़ार लोगों में आपको भी पता है कि आपका लेवल कहाँ पे है। तो आप अपने लेवल के हिसाब से इस चीज़ का प्रिपरेशन करें कि आपको कितना नंबर लाना है और आपका नंबर कितना आ रहा है। तो देखो, इसमें से कुछ खास स्ट्रेटजी ये है। देखिए, 30 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है और 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको भी पता है कि व्यापम का क्वेश्चन लगभग 15-20 तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो आप अगर इसमें 25 स्कोर कर रहे हैं, 15-20 आप अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें से भी आपका बन जाएगा और नॉर्मल स्टूडेंट का 15 से 20 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आप 25 स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर स्कोर कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 25 बहुत परसेंट होता है। इसमें से अगर आप परसेंट निकालने चलेंगे तो जो है लगभग आप 75% के एक्यूरेसी से चल रहे हैं, 75 से ज़्यादा 80% एक्यूरेसी से चल रहे हैं। तो इट इज़ ओके। आप इसमें से टॉपिक जो है वो बेहतर तरीके से आप देख लीजिए कि किस टॉपिक से आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ताकि सभी टॉपिक अच्छे से हो सके और कोई छूटे ना। अब हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। इसमें आपका 3 से 4 नंबर तो आता ही है, अभी भी आ जाएगा आपका स्कोर। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। इसमें 5 में 5 लाना है करके उसके कारण बाकी सब्जेक्ट को कम वेटेज देना, ये गलत हो जाएगा। अगर 3 से 4 स्कोर आ रहा है तो देन इट इज़ गुड। 2 आ रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है, 2 से आपको 4 आना है। लेकिन 3 से 4 आ रहा है मतलब ठीक है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत रिविज़न करिए, जो सब्जेक्ट हो जा रहा है उसमें टाइम कम दीजिए। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर। देखिए, कई लोगों का इंग्लिश बहुत वीक है और मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट में जो हिंदी मीडियम से पास आउट किए हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं, उनका इंग्लिश काफ़ी वीक होता है, बजाय जो सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा होता है। तो जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं जिनका इंग्लिश पुअर है, उसमें आप सिर्फ देखिए वॉइस, एक्टिव और पेसिव वॉइस देखिए और नरेशन देखिए। ये जो 2 टॉपिक है वो आपका रामबाण है। इसमें आपका 2 से 3 नंबर बनने के चांसेस है। 2 से 3 नंबर अगर आपका बन जाएगा तो आपको इंग्लिश में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए परेशान मत हो, ये कोई मतलब नहीं है। और चाहे तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार देख सकते हैं अगर आपको लगता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें वक्त मत दीजिए। मैं आपको टोटल नंबर करके बता दूंगा। इसमें सपोज आप 2 स्कोर कर रहे हैं, मान लीजिए अगले पुअर स्टूडेंट के, अच्छे स्टूडेंट तो इसमें 4 से 5 करेंगे। हिंदी में सभी का लगभग 4 आ जाएगा, अच्छे स्टूडेंट 5 में 5 कर सकते हैं।
आगे इसी प्रकार से देखते हैं, आपका मैथ्स है, आपको मेहनत यहाँ करना है मैथ्स में। देखिए मैथ्स में कोई बच्चे का 10 भी नहीं आता है और कोई बच्चे का 25 में 25 भी आता है, तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंप्यूटर में सभी लोग पढ़ के ला सकते हैं, हिंदी में लगभग लोग ला सकते हैं, से इंग्लिश में ला सकते हैं, लेकिन आपका मेजर जो डिफरेंस है 10 से 25 का, ये लंबा खाई है। ये जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनका 10 आना मुश्किल है और अच्छे स्टूडेंट का 25 में 25 भी आ जाता है। तो हमको क्या करना है? तो देखो सबसे रामबाण इलाज मैं बताना चाहता हूँ, आप साधारण ब्याज एसआई का क्वेश्चन उठा लो। अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं बनता, परसेंटेज बनता है, तो परसेंटेज को अच्छे से कर लो, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन है और इकाई है 1, 2, 3 और 4 और एक बस 4 इकाई है। मतलब हर सेक्शन से आपका क्वेश्चन बंधा हुआ है 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन हर सेक्शन से आएगा। अगर आप एक एक सेक्शन को ही अच्छे से टारगेट करो तो आपका 3 से 4 आ सकता है, 3 से 4 आ सकता है। आप एडवांस मैथ जो है 9वीं और 10वीं की किताबों से पढ़िए। जो क्षेत्रफल त्रिभुज है, आयत है, समानांतर चतुर्भुज है, ये जो बनता है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसके प्रॉपर्टी पढ़िए, एरिया पढ़िए, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, साइड में कितना क्या होता है, ये सारा चीज आप करिए मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स आपको 10 से 25 ले जाएगा। और 10 से जो पुअर स्टूडेंट है वो 15-20 के बीच में अगर स्कोर करते हैं तो आपको बहुत बेहतर हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अच्छे बच्चे लोगों के लिए मैथ्स के स्कोर 20 भी बहुत अच्छा है, अगर आप 22 स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और कई लोग 25 में 25 भी बनाते हैं, लेकिन व्यापम का लेवल इतना भी आसान नहीं है, फिर भी 22 स्कोर एक बेस्ट है, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग के भी चांसेस होते हैं। तो दोस्तों मैथ्स में आपको मेहनत करना चाहिए, मैथ्स को समय देना चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट जो है उसको जो जितना आ जाए उसको MCQ लगाएं। अभी है सामान्य ज्ञान, इसको किस तरीके से पढ़ें? 15 में 15 प्रश्न होंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारे जो नोट्स बने हुए हैं व्यापम की तैयारी करते समय, PSC की तैयारी करते समय, जो कोथा पुराण बना के रखे हैं उसको पूरा का पूरा पढ़ने लग जाते हैं, और ये सिर्फ कितने नंबर के आने वाले? 15। 15 में भी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, भूगोल, और बताइए क्या क्या है, फिर साइंस। तो दोस्तों इतना मेहनत नहीं करना है, आपको स्पेसिफिक जाना है। देखिए साफ लिखा हुआ है, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लगभग मोटा मोटा जो प्रावधान है उसको एक बार देख लीजिए। रिगार्डिंग कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य और अधिकार। देखो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पढ़ के जाइए, इससे एक क्वेश्चन बनेगा। RTI पढ़ के जाइए, सूचना का अधिकार पढ़ के जाइए। बाकी राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय व्यक्तित्व तो आप जानते ही हो, प्रतीक भी जानते ही हो। आप थोड़ा लोकसभा और विधानसभा चुनाव से रिलेटेड आंकड़े इकट्ठा कर लीजिए, हो सके तो करंट से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको यहाँ मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि आप पॉलिटी में फिर वो लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ने लगे, व्यर्थ है व्यापम के हिसाब से। बाकी ये हिस्ट्री देख लीजिए, 3 क्रांति पढ़ लीजिए, 3 क्रांति में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। देखिए स्ट्रेटजी के साथ चलिए, आपके पोस्ट आएगा। आप वेग तरीके से पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को पढ़ लूँगा बोलेंगे, पूरे 300 पेज की कॉपी उठा लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मार्क्स 2 है, क्योंकि हमको एनर्जी उतना ही खर्चा करना है जहाँ हमको उतना मार्क्स आए। भूगोल है, भूगोल को लगभग लोग जानते हैं, खनिज वगैरह पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, और इसमें खास बात है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण बहुत आसानी तरीके से छत्तीसगढ़ का कर सकते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और इंडियन भूगोल से एक क्वेश्चन आएगा, इंडियन ज्योग्राफी से। बाकी इकोनॉमिक्स को आप करंट रिलेटेड मान लीजिए, जैसे GDP वगैरह देख लीजिए, और जो इकोनॉमिक समिट हुआ है G20 वगैरह वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो उसको देख लीजिए, G7 है, G20 है। बाकी साइंस जो PSC में आया था बहुत इजी साइंस था, वैसे ही कुछ प्रकार से आएगा। साइंस को आप इन्वेंशन वगैरह किसने क्या किया है उसको देख लीजिए, इन्वेंशन किसका किसका है, कौन किसका आविष्कार किया है। और बाकी दोस्तों ये आपको पढ़ना चाहिए, 4 नंबर का है, बहुत छोटा सिलेबस है,
छोटा सिलेबस है, आप इसमें 4 में 4 स्कोर किया जा सकता है, आसान है। 3 भी आता है तो भी ठीक है। और बाकी ये जो करंट अफेयर्स है ये भी स्पेसिफिक है, इसको भी बहुत वेग मत पढ़िए। खेलकूद, देश विदेश, स्पोर्ट्स से पढ़ लीजिए आप ओलंपिक, आप पढ़ लीजिए राष्ट्रीय क्रिकेट हुआ होगा, बैडमिंटन हुआ होगा उसको पढ़ लीजिए, आप ग्रैंड स्लैम पढ़ लीजिए टेनिस का, ग्रैंड स्लैम पढ़ लीजिए टेनिस का। तो ये है जिसमें कौन कौन क्या क्या आया है। और एक आध जो है देश विदेश से रिलेटेड, जैसे कि PIB से अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुछ घटनाक्रम है जैसे नोबेल प्राइज़ है या पद्म भूषण है, पद्मश्री अवार्ड है, इस तरीके से पढ़ लीजिए। बाकी जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल साहित्य आपको मैं बता दिया हूँ। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें से किसी में भी पूछा जा सकता है, इनमें से किसी में भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो दोस्तों, स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, इसलिए छात्रावास अधीक्षक अगर निकालना है तो स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। अंतिम सप्ताह चल रहा है, इस अंतिम सप्ताह में आपको बहुत सूझबूझ तरीके से अपने जितने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और समराइज करना है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, आप इकोनॉमिक्स मत पढ़िए छत्तीसगढ़ का, दुनिया भर का मत पढ़िए, इसमें 7 सिलेबस में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी। संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाई जितने भी प्रकार के व्यक्तित्व पंडित जितने भी प्रकार के व्यक्तित्व हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं, रविशंकर जी हैं, बाकी वामरलाल लाखे हैं, बहुत सारे प्रकार के सप्रे जी हैं। तो इन सब लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए कि किसने क्या इतिहास में कंट्रीब्यूट किया है, महात्मा गांधी कब कब छत्तीसगढ़ आए, ये पढ़ लीजिए। और बाल मनोविज्ञान, दोस्तों MCQ सॉल्व करो बाल मनोविज्ञान के, अलग अलग पेपर के, NVS का होगा, नवोदय का होगा, KV का होगा। ये MCQ एक बार YouTube वगैरह में देख लो कोई चैनल में, तो इसमें क्या है आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। थ्योरी तो पढ़ेंगे, थ्योरी याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन आप MCQ करेंगे तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन बनने के चांस है, 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों आपने ये पूरा सिलेबस देखा, ये सिलेबस तो देखा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बताया था कि स्ट्रेटेजी क्या फॉलो होना चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहले आपने कंप्यूटर देखा। कंप्यूटर में अगर आप 20 स्कोर करते हैं, या आप इसको लेते हैं एक मिनिमम 20 है और ये 25 है, मिनिमम और मैक्सिमम लेके चलते हैं। मैथ्स में आपका 25 मार्क्स का है, तो जो कमज़ोर बच्चा है वो लगभग, जो मैथ्स जिनका नहीं बनता है, कमज़ोर तो कोई नहीं होता है, वो खींच के ले आता है 17 क्वेश्चन, और ये ले आता है 22 क्वेश्चन, ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद हमने देखा कौन सा सब्जेक्ट था, और सपोज ये पॉलिटी जो GS है, बहुत सारा GS कुल मिला के आ रहा है आपका 15 नंबर का, सबका एक एक क्वेश्चन मान लीजिए और इसका 4 नंबर का मान लीजिए। तो GS में किसी का 10 आ रहा है और किसी का 12, 15 में 15 तो मुश्किल है भाई, सभी का ऐसा नहीं है। और उसके बाद आप देख लीजिए करंट अफेयर्स का, देख लीजिए करंट अफेयर्स 5 नंबर का आ रहा है, कोई 3 लाएगा, कोई 5 में 5 ले आएगा। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन थोड़ा कमज़ोर है, और ये ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे जो होशियार, बहुत ज़्यादा होशियार है। और ये जो है मनोविज्ञान का पेपर है। मनोविज्ञान में किसी का आ रहा है 6 नंबर, किसी का नंबर आ रहा है 8 नंबर। और कौन सा सब्जेक्ट बचा? इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी 5-5 नंबर का, 10 नंबर का हो गया। तो देखो इसको एक साथ लेते हैं, क्योंकि किसी का हिंदी अच्छा है तो किसी का इंग्लिश अच्छा है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं 10 में से किसी का 6 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है। हम टोटल स्कोर कैलकुलेट करते हैं। देखिए 25 और 22 हो गया 47, 47 प्लस 12 हो गया 59, 59 प्लस 5 हो गया 64, 64 और प्लस 8 हो गया 72, और प्लस 8 देखो ये मार्क्स ले आया 80। और इसका देख लेते हैं 17 प्लस 3 हो गया 20, 20 और 20 हो गया 40, 40 और 10 हो गया 50, 50 और 12, 50 और 12 ये हो गया 62। तो दोस्तों ये 62 और ये हो गया 80। ये जो
ये जो 2 मार्क्स हैं, लोअर वाले का आ रहा है 62 और अच्छे वाले का आ रहा है 80। तो ये देखो इसके बीच में आएगा कट, इसके बीच में आएगा कटअप। मैंने एक अच्छे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसका ले लिया और एक जो एवरेज पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका ले लिया, इसी के बीच होता है कटअप। मतलब इन दोनों का अगर ले लूँ तो 70 नंबर आपका कटअप जाएगा। अगर आप 70 स्कोर कर रहे हैं तो आप अच्छे स्टेज पे हैं। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा और बेहतर पढ़ के, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर 15 सितंबर। और आप अच्छे से तैयारी करिए, रिवाइज करिए, परेशान मत होइए। और बस ये है कि आराम से करिए, रिवीजन करिए, परेशान नहीं होइए, आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।